नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। करीब 3 बजे जोगिया गांव में शादी समारोह है, उसमें शामिल होंगे। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। बड़ी जानकारी, महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज पहुंचेंगे और 3 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जोगिया गांव में एक शादी समारोह है, इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। गोरखपुर में सुबह थे और अब महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 3 बजे जोगिया गांव में शादी समारोह है, एक निजी कार्यक्रम है, यहाँ पर पहुंचेंगे। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। जोगिया गांव में शादी समारोह में शामिल होंगे सीएम। और वहीं लखनऊ में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। उपाध्यक्ष की सख्त चेतावनियों के बाद भी एलडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी है। जानकारी दे दें कि संकरी सड़कों पर बिना नक्शे के बहुमंजिला अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तेजी से खड़ा किया जा रहा है। आरोप है कि सीलिंग तोड़कर दबंगों ने एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण फिर से शुरू करा दिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद जोन के जेई और एक्सीएन चुप्पी साधे बैठे हैं। तो एलडीए के मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहा है। गणेशगंज में धड़ल्ले से ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ और इस पर एलडीए अधिकारी जो है वो मौन नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि एलडीए के मिली भगत के चलते ये काम हो रहा है। पुनित मोहन अधिक जानकारी के लिए। पुनित, एलडीए की तरफ से अभी भी मौन साधा गया है, वीडियो वायरल हो चुका है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, लखनऊ की घनी बाजार का एरिया है, अमीनाबाद गणेशगंज एरिया। यहाँ पर गुलाटी पीपल वाले के सामने एक दबंग बिल्डर अवैध निर्माण करा रहा है, जिसे एलडीए के अधिकारियों ने कार्यवाही के नाम पर 24 तारीख को सील किया। 25 को उसने सीलिंग तोड़ करके पुनः काम शुरू करा दिया। जोन 6 में पूरी मार्केट आती है, हजरतगंज, अमीनाबाद इत्यादि एरिया आते हैं। एक तरफ एलडीए सरकार के आंखों में धूल झोंकने के लिए या सरकार के में नंबर बढ़ाने के लिए जो बाहरी क्षेत्र है, शहर के आउटर क्षेत्र है, वहां पर बुलडोजर चलाता है, वहां जो अवैध साइट होती है उनको नष्ट करता है, रो हाउसेस को नष्ट करता है। लेकिन शहर के अंदर इस तरीके के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। बिना मानक पास कराए, बिना पार्किंग स्थल दिए ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कुछ सालों पहले चारबाग के ऐसे ही एक अवैध होटल में आग लगी थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं है। इधर सील होता है, उधर सीलिंग में डीलिंग हो जाती है और उसके बाद जो बिल्डर हैं वो इन कॉम्प्लेक्सों को बनवा देते हैं। लाखों रुपए की दुकानें बेच दी जाती हैं और पार्किंग सड़क पर होती है। उसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब जाम लगता है तो लोग पुलिस पर कटाक्ष करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एलडीए के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं है। शहरी क्षेत्र में अवैध कॉम्प्लेक्स लगातार बन रहे हैं, एलडीए वीसी लगातार सख्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मान नहीं रहे। ऐसे ही एक मामले में 8 साल पहले का मामला है खुर्रम नगर का, जिसमें एलडीए वीसी को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है, क्योंकि उस बिल्डिंग में भी सीलिंग हुई थी। उसके बाद भी उसने सीलिंग तोड़ करके निर्माण कर दिया। ध्वस्तीकरण का आदेश होने के बाद भी खुर्रम नगर की उस बिल्डिंग में निर्माण हुआ है। अब एलडीए वीसी को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पूरे शहर में इस तरीके का जो मकड़ जाल है अवैध बिल्डरों का, वो फैला हुआ है। केवल सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए आउटर क्षेत्रों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, रो हाउसेस तोड़े जा रहे हैं, लेकिन शहर में अवैध मार्केट का भरमार बढ़ता ही चला जा रहा है। जी पुनित, क्या अभी तक एलडीए प्रशासन की तरफ से कोई सफाई सामने आई है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हो गया है तो जो जोन 6 के जेई हैं और एक्सीएन हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनका कहना है हमने सीलिंग तो कर दी थी। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जब तक जेई और एक्सीएन की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, अवैध निर्माण होने पर इन पर भी कार्रवाई होता क्या है कि ये लोग बाद में अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और इस तरीके के अवैध निर्माण पूरे शहर में। बिल्कुल पुनित, देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे देहरादून लिए चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति
इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडी सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है जिससे कि अब दंगा करने वालों को उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी। उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छल वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उनसे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यानी उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। हमारी सरकार इसे चरितार्थ करने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। अंत में एक बात और आप सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से कभी सौभाग्य से ही मिलता है जहाँ पर सभी क्षेत्रों के पूज्य संतगण आए हैं, विद्वान आए हैं। तो 2027 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होना है और मेरा आप सभी से अभी से प्रार्थना है करेंगे। और पूज्य अभी अवधेशानंद जी ने मुझे कहा है कि हम हमारे जो जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, सभी को उत्तराखंड की सरकार इस कुंभ मेले में। और वही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एसआईआर को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसका अब कोई भविष्य नहीं बचा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कैसा होने वाला है, यह बिहार के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से साफ संदेश आ चुका है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का,
जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है, और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। और वहीं कुशीनगर में गेहूं के बीज पर ओवर रेटिंग का खेल लगातार जारी है। निर्धारित दाम 936 रुपए के बजाय बीज 1050 रुपए में बेचा जा रहा है, जिससे किसानों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि सरकारी बीज गोदामों पर स्टॉक का बहाना बनाकर ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। बिशुनपुरा इलाके में ये मामला बताया जा रहा है, जो एक गंभीर सवाल खड़े करता है कि जब अधिकारी ही गलत खेल में शामिल होंगे तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। तो 936 की जगह 1050 में ये बीज जो है वो बिक रहे हैं, जिससे किसान जो है वो परेशान है। ओवर रेटिंग से किसान परेशान है। हमारे संज्ञान में आया है, इसके लिए जांच अधिकारी को नामित किया गया है। जैसे जांच की रिपोर्ट आएगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। अभी हम दूसरे जांच अधिकारी को दे रहे हैं, उनके द्वारा जांच की जाएगी विस्तृत रूप से। सिर्फ यह किसान नहीं, अन्य किसानों का भी हम विवरण लेकर के उनकी भी जांच कराएंगे, ताकि इसके गहराई में जाया जा सके। हम गेहूं के बीज के लिए मंशा चवर समिति पर आए हैं। बीज भंडार जो समिति जो है सरकारी, वहाँ आए हैं और बीज एक बोरा दे रहे हैं, लेकिन कुछ उसके साथ नहीं दिए हैं। और ऑनलाइन कर रहे हैं तो किसी के मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है। विष्णुपुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर गेहूं के बीज पर ओवर रेटिंग की जा रही है। 936 रुपए का बीज है, लेकिन 150 में बेचा जा रहा है। शैलेंद्र गुप्ता अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, पूरा मामला कहां का है, विस्तार से बताइए। और ये कहा जा रहा है कि बीज जो है 936 की जगह 1050 में बेचा जा रहा है। जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे राखी, ये गंभीर विषय होता है, क्योंकि किसानों की आय की दुगुनी की बात करने वाली सरकार जब व्यवसायों की बात करती है कि हम हर एक किसान को वह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, लेकिन इस समय खेतों में गेहूं डालने का समय चल रहा है और गेहूं के बीज खरीदने के लिए किसान परेशान है। किसान परेशान होने के साथ साथ उनको जा रहे हैं सेंटर पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो मानक है उस मानक से अधिक रुपया लिया जा रहा है और उनको पूरा जो खेत में डालने के लिए बीज के साथ साथ जो चीजें देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। ऐसे में किसानों से बात की गई तो किसान परेशान है, कह रहे कि हम क्या करें, खेत है तो उसमें बीज डालने ही डालने हैं, लेकिन अधिक रुपये लिए जा रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत काफी परेशान है। जब इसके बारे में जब किसी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन तो ये आम बात है, केवल कार्रवाई की बात की जाती है। जिले में जितने भी सेंटर बनाए गए हैं, अगर सेंटरों की निगरानी ठीक तरीके से की जाती तो ये समस्या नहीं आती। आखिर क्यों भीड़ हो जाता है सेंटर पे, जब किसानों को अच्छी सुविधा देने की बात कही जा रही है तो प्रत्येक सेंटर पे भीड़ और अधिक रेट लेके देने का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या कारण है, ये अधिकारी भी चुप्पी साधे रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। फिरोजाबाद के जिला ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला है। इस सड़क हादसे में घायल दरोगा विपिन बघेल के पिता के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन और अस्पताल स्टाफ भिड़ गए। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने समय पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। वहीं अस्पताल स्टाफ का यह भी आरोप है कि दरोगा और उसके परिजनों ने अभद्रता की और अनावश्यक दबाव बनाया। इसी बीच दरोगा अपने पिता को नोएडा के निजी अस्पताल ले गए। वहीं सीएमएस ने भी दरोगा को ही जिम्मेदार बताया है। घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर की सेवाओं पर फिर से सवाल उठने लगा है। दोपहर में लगभग 1 बजे विपिन बघेल जी, जो कि एसआई है ना, उसमें जो नोएडा में, वो अपने फादर को लेकर, जिनका कि एक्सीडेंट हुआ था, वो लेके यहाँ पर आए थे इमरजेंसी में। यहाँ उनके काफ़ी चोटें थी, पैर में भी चोट थी, सर में भी काफ़ी चोटें थी और नाक कान गले में भी की तरफ भी चोट थी।
और यहाँ पे आके उन्होंने स्टाफ से थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया है, हमारी जो स्टाफ नर्स के साथ में। और इवन उनके साथ एक व्यक्ति और आए थे जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, कैप लगाए हुए हैं। उन्होंने हाथ छोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने, जबकि जो ऐसा ही उन्होंने उसको वो किया है, रोका है उसको। तो ये घटना अच्छी बात नहीं। और वहीं मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के में पार्टी के दौरान कुछ युवकों ने जमकर हंगामा और मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवकों को रेस्टोरेंट में बवाल करते के साथ साथ लोगों के साथ मारपीट करते देखा जा रहा है। आरोप है कि रईस जादव ने न सिर्फ स्टाफ पर बल्कि वहां आए डिनर करने आए लोगों को भी खाने के लिए नहीं दिया और सर पर डंडे तक मारे। अचानक हुए इस उत्पात से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना के बाद लोग दहशत से बाहर निकलते दिखे और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एसआईआर दफ्तर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जहां पर हर बूथ पर विशेष महाअभियान दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना और आवश्यक संशोधन कराने में सुविधा देना है। डीएम मेधा रूपम ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को निर्धारित बूथों पर मजबूत रखें और बीएलओ को पूरा सहयोग करें। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स को बूथों पर मजबूत रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ से भी अपील की गई है कि वो भी सहयोग करें और लोगों से भी अपील की गई है। ग्रेटर नोएडा में महा अभियान विशेष अभियान है ये। डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की और कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति न बनाई जाए। गौतम बुद्ध नगर के सभी जनपद वासियों से अनुरोध है, अपील है कि कल जिला प्रशासन एवं समस्त पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक महाअभियान किया जा रहा है। जो वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, उन सभी के संबंध में 10 बजे हर बूथ पे बीएलओ रहेंगे, बीएलए रहेंगे और समस्त गणमान्य आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। और वहीं बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगेना गांव में कार सवार दबंगों ने दूसरी कार के चालक और कंडक्टर को जमकर पीट दिया। आरोप है कि वाहन को साइड न देने पर दबंगों ने लात, घूंसे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी चालक और कंडक्टर पर हमला कितना बर्बर था। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। और वहीं लखनऊ से ओवरलोड ट्रकों की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस मामले में शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले की यात्री कर अधिकारी रेहाना बानो और एक चालक को निलंबित कर दिया गया है। एसटीएफ ने हाल ही में ओवरलोड वाहनों की जांच की थी, जिसमें आरटीओ रायबरेली समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में लोकेटरों के मोबाइल से 114 वाहनों की सूची मिली और प्रति वाहन 5,000 रुपए वसूली होने का खुलासा हुआ। एसटीएफ ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है, जो लालगंज कोतवाली में दर्ज की गई है। ये मामला प्रदेश में परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर करता है। तो अभी जो आपको खबर बताई थी उसके अनुसार ये आरटीओ ने ये बड़ा एक्शन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली का आज दौरा है। 3:35 पर काशी एयरपोर्ट से बरेली पहुंचेंगे और 3:40 पर कार से रामपुर के लिए रवाना होंगे। IMA के मेडिकल यूपीकॉन आज से शुरू हो रहा है। करीब 6 बजे के आसपास कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 6:45 पर राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आज अहम दौरा है और क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम के आज कार्यक्रम है।
और वहीं ग्रेटर नोएडा के जारजा थाना क्षेत्र में गोवंश की हत्या करने वाले गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में साजिद नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश शहजाद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए साजिद के कब्जे से बाइक, इंजेक्शन, सिरिंज, रस्सी, गंडासा, चाकू, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। साजिद पर पहले से गैंगस्टर और बाकी आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना जारजा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा गोखसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे चापर, चाकू, रस्सी, पॉलीथीन बैग तथा एक इंजेक्शन और सिरिंज जो पशुओं को बेहोश करने में उपयोग किए जाते हैं वो बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इसका नाम साजिद है। चलिए अब सीधी तस्वीरें पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। टेंडर वगैरह हो जाएंगे, हुण पहला वाली उन्हीं ते हो गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਲੱਗੇ 44000 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। PWD ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਰੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ 12 ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਫੁੱਟੀ ਹੈ, 2829 किलोमीटर। रूरल लिंक रोड्स 18,545, ये PWD कर रहे जी। मंडी बोर्ड, पंजाब मंडी बोर्ड जिहड़ा 22,291 किलोमीटर। ते म्यूनसिपल कारपोरेशन, म्यूनसिपल कौंसल्स, नगर पंचायतां, अर्बन रोड जिहड़ियां ने 1255 किलोमीटर, ये पाके टोटल 44,920 किलोमीटर जिहड़ा 16,209 करोड़ रुपये सड़कों ते, क्वालिटी सड़कों ते लग रहा। मैं पंजाब दे सारे सड़कों के ठेकेदारां नूं टैगोर थिएटर दे विच बुलाया सीगा क्योंकि उन्होंने ही मिलने टेंडर, जिन्ने भी पंजाब दे हैगे ने टेंडर उन्होंने ही मिलने किसी ना किसी नूं। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।